लगता है अगला हफ्ता अदालती महाज पर इंतहाई हंगामा खेज होने जा रहा है। आईनी अदालत की जानिब से सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त, 8 फरवरी मुबैना धांधली इलेक्शन, इमरान खान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई और अरशद शरीफ जैसे अहम मुकदमात की सुनवाई होने जा रही है। इन तमाम मुकदमात के मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे? इमरान खान की जानिब से सिविल नाफरमानी की कॉल ने पार्टी को नई आजमाइश में मुब्तला कर दिया है। इनसाइडर्स के मुताबिक ये एडवेंचर पार्टी को बहुत भारी पड़ सकता है और इसकी कामयाबी के इम्कानात सिफर हैं। सवाल ये है कि बानी पीटीआई अपनी पार्टी को बंद गली में क्यों धकेलना चाहते हैं, जबकि तमाम कार्ड्स फ्लॉप हो चुके हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील से तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, हमें पता है कि आप बेजार हो जाते हैं, लेकिन जहमत आपको देनी पड़ती है बार बार जब भी कोई इम्तिहान आता है या हम फंस जाते हैं। हर रोज इम्तिहान आया होता है। हफ्ते में 3 दिन इम्तिहान आता है। नहीं यार, वो जिसमें आपको बिठाते हैं। अच्छा। इम्तिहान ऑनेस्टली मैं एम टायर्ड। हाँ, नहीं, वो आपके चेहरे से भी बेजारी का तासुर जाता है। ये हर रोज अदालत आते ये और वो। नहीं, हर रोज अदालतों को तो आपने सितंबर अक्टूबर में निपटा नहीं दिया था। हाँ, वो फिर शुरू हो गया मामला। वो तो शुरू हो गया, तो इसीलिए आपको इम्तिहान में बिठाने लगे हैं, क्योंकि तब आपने एक अरसे तक प्रेडिक्ट किया था कि पुश बैक वर्सेस पुश बैक, और वाकई ऐसा हो रहा था कि एक तरफ से कोई अमल आता था तो दूसरी तरफ से रद्द अमल आता था, लेकिन अक्टूबर में वो मामला जैसे आपने कहा निमट जाएगा तो निमट गया। लेकिन अब क्या हुआ कि कल मैंने आपसे सवाल किया सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान का, और वो भी 2 मुतालिबात अगर ना माने गए तब। अब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का वो आईनी बेंच जो 23 अक्टूबर के महीने में कायम हुआ, और उसके बाद से लेकर अब तक कोई ख़ास केसेस उसमें नहीं चल रहे थे, छोटे मोटी कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन यकदम एक कॉज लिस्ट आती है और उसमें बाकायदा वो अहम केसेस जो कि पीटीआई के नुक्ता नज़र से भी बहुत अहमियत के हामिल हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं। ये 8 फरवरी के इंतखाबात वाला केस हो, इसके अलावा जो 9 मई तहकीकात उसकी दरख्वास्त गई हुई है, 8 फरवरी आम इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इमरान खान साहब की दरख्वास्त है। इसके अलावा फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्तों पर भी समाअत होने जा रही है 9 दिसंबर को, और ये सारी एक टाइम लाइन है जो इन केसेस की समाअत करेगी। अब ये सारे केसेस हैं जो मौजूदा हालात वाक़यात और सियासी निज़ाम से जुड़े हुए हैं, तो इसके असरात क्या हो सकते हैं, ये जहमत देनी है आपको। कितने 8-9 हैं? हाँ जी, अच्छे खासे केसेस हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सो मैनी अदर्स। मेरा ख्याल है सारे मोस्ट फैसले जो हैं वो हुकूमत के हक़ में ही आएंगे। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, फॉर गॉड सेक। अच्छा। So, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इसलिए जल्दी अब इनको निपटाने का फैसला किया गया है ताकि ये ख़त्म हो सारी कॉन्ट्रोवर्सीज। ये जवाब नहीं है, किसी कॉल का जवाब नहीं है या किसी तरफ से। अच्छा, दिस इज़, देखिए आपने सुन लिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें से जो ISPR की तरफ से जो बात आई है, फिर आप सुन रहे हैं वाडा साहब क्या कह रहे हैं जी, फिर आप सुन रहे हैं लोग जो कि इनडायरेक्टली एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं एक एस्टैब्लिशमेंट का। तो सारे जो पैगाम आ रहे हैं यही है कि अब हार्ड लाइन आ रही है, और अभी ये भी कि जी एक और प्रेशर आ रहा है कि जी और भी तरमीम की जाए, कानून बनाए जाएं, स्पेशली सोशल मीडिया, स्पेशली फेक न्यूज़, और ये सारी बातें आ रही हैं। कब से को लोग कह रहे हैं कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आएगी और इसके अलावा भी कुछ कानून बनेगा। हाँ। तो जो पैगाम आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनफ इज़ इनफ। अच्छा, और अब हार्ड लाइन आएगी, और गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि यार गेट ऑन विद इट, आप लोग थोड़े सुस्त पड़े हुए हैं। ठीक। अच्छा, अब मोहसिन नकवी साहब ने तो अपना काम कर दिया। हाँ। और क्रेडिट भी ले गए जहाँ क्रेडिट मिलती है उनको, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। क्या काम किया 26 नवंबर वाला? अच्छा, मुझे लगा चैंपियंस ट्रॉफी वाला। अब चैंपियंस ट्रॉफी वाला भी काम उन्होंने कर लिया है, वो पहले वाला भी काम कर लिया है, उन्होंने जो लॉन्ग मार्च को फेल करा दिया। जी। तो अब बात यह है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है भाग दौड़ करके 26th अमेंडमेंट करवा ली है, तो अब मैं समझता हूँ कि प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा। कि कुछ कानून साजी की जाए। इसी तरीके के साथ मेरा ख्याल है और जगह पे भी प्रेशर होगा कि लेट्स गेट ऑन विद इट। तो ये जो सारे केसेस हैं इनमें से 1-2 काफ़ी अहम है, बाकी जो है वो तो एक्सपेक्ट करें कि वो जो फैसले आएंगे वो हुकूमत के हक़ में होंगे।
एक जो बहुत अहम केस है दैट रिलेट्स टू मिलिट्री कोर्ट्स जी और ट्रायल ऑफ सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट्स। जी अच्छा, मैं समझता हूँ ये सारे जो केसेस हैं ना, फॉर एग्जांपल वो इमरान खान की पिटिशन है कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए, जी वो मेरा ख्याल है कि हाँ क्यों नहीं, ओके हो जाएगी। अच्छा। वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो गवर्नमेंट तैयार है बढ़ाने के लिए। सवाल ये है कि कमीशनें आमतौर पे बनती हैं मामले को ठप करने के लिए, जो तारीख बताती है कि किसी चीज़ को ठप करना हो, गोल करना हो, कमीशन बना दो, क्योंकि वो गवर्नमेंट कमीशन तो गवर्नमेंट बनाती है ना, जी। अदालत कमीशन नहीं बना सकती। अदालत अंडर कानून कैन ओनली इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट कि आप बनाए कमीशन, बाकी गवर्नमेंट बनाती है उसकी रूल एंड प्रोसीजर्स एंड रूल। तो वो कैसी कमीशन बनाएंगे, वो एक्सेप्टेबल होती है नहीं होती, कितनी जल्दी वो फैसले करती है और क्या फैसले करती है, सेपरेट इशू। बट मेरा ख्याल है ये कंसीड कर दिया जाएगा कि एक कमीशन बननी चाहिए। अब क्या वो जुडिशल हो या कोई और हो, मेरा नहीं ख्याल अदालत ये कहेगी जुडिशल कमीशन बनाओ। वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक कमीशन बनाया हो इंक्वायरी, जी ठीक है, उसके अंदर रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, बट इट कांट बी ए जुडिशल कमीशन। ओके, ठीक। सो एक तो ये बात है। दूसरी, आप एक दो और केसेस हैं, आई थिंक दे रिलेट टू 9 मई तहकीकात, ये मुतालबा इमरान खान साहब का भी है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये शायद मान लिया जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट इस पे आईनी बेंच, इसको थोड़ा सा अमेंड किया जाएगा। ओके। और मान लिया जाएगा। ओके। और जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के तहकीकात के खिलाफ, वो कहेंगे जी ये तो ऑलरेडी ट्राइब्यूनल्स बन गई हैं जी, तो इसकी यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, ये तो आपने जाना है, जहाँ जाना है वहाँ जाए। अच्छा। वो तो इलेक्शन कमीशन का खाता है, ये हमारा खाता नहीं है। और क्या पूछते चले, मैं आपको बताता हूँ क्या कहेंगे। अच्छा, और इसमें अब आपने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक जो दरखास्तों की बात की, ये केस पहले चले? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 2020 में आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सेठ वकार साहब जो वफात पा गए हैं, ठीक जी, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को 3 इश्यूज के ऊपर नाराज़ किया था। पहला इशू ये था कि उन्होंने बहुत से तालिबान थे जिनको गिरफ्तार किया हुआ था और वो एक किस्म के डिसिपेयर्ड थे, क्योंकि टेररिस्ट के ख़िलाफ़ एविडेंस इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो एक किस्म की वॉर जोन होती है ना। तो उनको मिलिट्री ने पकड़ा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था कैंप्स के अंदर और तफ्तीश हो रही थी और वैसे ही रखा हुआ था डिटेन करके। तो इन्होंने ऑर्डर किया कि हमें बताया जाए कितने रखे हुए हैं आपने, कहाँ रखे हुए हैं, और जहाँ रखे हुए हैं वो इलीगल है और इनको रिहा करें या केस करें इनके ऊपर। तो वो बात ज़ाहिर है पसंद नहीं आई कि यार हम वी आर फाइटिंग अ वॉर, और वॉर के अंदर तो ये चीज़ें होती हैं, यू डिटेन पीपल जी। और वो उस वक्त टाइम नहीं होता टू वो फील्ड में पकड़े जाते हैं। अब वो क्या आप एविडेंस लेके आएंगे उनके खिलाफ, देयर वॉर कॉम्पिटेंट्स। तो खैर एनीवे, तो वो नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने कि यार है तुसी जज साहब मेहरबानी, हमने ठीक है 1001 लोग रखे हुए हैं इन सेंटर्स में और वो अनडिफाइंड है, बट दैट्स द वे नेचर ऑफ वॉर। खैर उन्होंने कहा नहीं सॉरी, दिस इज नॉट अ डिक्लेयर्ड वॉर, आप बताएं कहाँ रखे हुए, लिस्टें दें, नहीं तो छोड़े उनको। तो एक तो ये इशू बना। उसके बाद फिर फौज ने सोचा कि अच्छा चलो हम केसेस करते हैं, उनके कोर्ट मार्शल करते हैं। अच्छा। तो उनमें से कोई 196 के करीब कोर्ट मार्शल किए गए और उनको सजाएं सुनाई गई। उन्होंने अपील कर दी पेशावर हाई कोर्ट में। तो जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी सिविलियंस को तो मिलिट्री कोर्ट्स पे ट्राई किया ही नहीं जा सकता। तो वो समझे आप दूसरी कील मार दिया उन्होंने सारी ये एंटी वॉर एफर्ट, एंटी टेररिज्म के ऊपर जो कार्रवाई एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी मिलिट्री का। तो दे वर वेरी अपसेट कि यार फॉर गॉड सेक, पहले आपने कहा छोड़ दे या करें केस, तो हमने जब किया है तो तुम आप छोड़ रहे हो उनको, यू कांट डू दैट। तो खैर एनीवे वो उसको फिर इन्होंने गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने चैलेंज किया, खान साहब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिर चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट कि जो जजमेंट थी उसको सुप्रीम कोर्ट में जी। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में फिर वो लेके बैठ गए। 2020 में उन्होंने उसको कर दिया था ना, उन्होंने रोक दिया, सस्पेंड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो केस अभी तक फंसा हुआ है, उसके बाद आगे बात ही नहीं हुई इसकी। अच्छा, मगर इन द मीन वाइल 9 मई हो गया 23 में जी, और लोग पकड़े गए, कोई 103 के करीब के एस्टैब्लिशमेंट गए, इनके तो कोर्ट मार्शल होगा। वो अपील, वो पिटिशन आ गई कि सिविलियन को नहीं किया जा सकता जी, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा। अच्छा, ये फिर ये केस
पड़ा हुआ है उस वक्त का जी। और उमर बंदयाल साहब ने जब वो चीफ जस्टिस थे उन्होंने बेंच बना दिया जी। बेंच में मेरा ख्याल है 9 लोग थे 9 लोग में से फिर एक फारग हो गया, 2 पहले गए, फिर एक गया, फिर एक जी। गया और बंदयाल साहब ने इसका फैसला नहीं किया और इसको चलाते रहे और कोशिश की कि जब तक वो हैं तो फैसला ना आए। मेरा ख्याल है डरते थे कि अगर फैसला फौज के खिलाफ किया तो गले पड़ जाएगा, मोहतात थे खासे। तो उन्होंने सोचा कि मैं ज़रा टाइम पास करूं और टाइम पास करके वो घर चले गए सितंबर में 2023 में जी। और एजाज एहसन साहब आ गए जी जी। ये इस बेंच जो था बेंच को हेड कर रहे थे एजाज उल हसन उधर साहब, उनके उधर बाद। काजी साहब आ गए जी, चीफ जस्टिस जी। काजी साहब ने कहा मैं नहीं हाथ पाता इन्हों वो पहले ही निकल गए थे बेंच से। हाँ अच्छा हाँ वो पहले निकल गए थे। जी अच्छा तो अब एजाज उल हसन साहब ने जजमेंट दे दी जी 4-1 से आई थी 4-1 से जजमेंट दे दी अक्टूबर। कि जी ये मिलिट्री कोर्ट्स है अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर सिविलियंस। अब मसूड़ी पे आ गई है कि है ठीक है जी। तो उसके बाद चैलेंज कर लिया केयर टेकर गवर्नमेंट थी जी। काकड़ साहब की जी। वो आप समझे एस्टैब्लिशमेंट की अपनी गवर्नमेंट थी उन्होंने फौरन इसको चैलेंज कर लिया सुप्रीम कोर्ट में जी ठीक है। वो जो उसको बैठे हुए थे कौन काजी साहब जी। काजी साहब ने कहा ओ हाँ और मैं फंसन लगा ज़ाहिर है वो पहले ही इसके खिलाफ फैसला दे चुके थे। एग्जैक्टली। अब ये इसको मसला हल तो करना ना तो अब सिचुएशन ये है कि फैसला ये हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गया इन्होंने निपटाओ और निपटाने का जरिए ये निपटाना जो मतलब यही है कि ऑब्वियसली द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स जजमेंट इन इट्स फेवर इसीलिए तो चैलेंज हो रहा है सारा कुछ हो रहा है। जी। तो अब ये बेंच की जो भी बेंच बना हुआ है अब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उनको फैसला करना पड़ेगा 2 फैसले इस सिलसिले में। एक ये कि क्या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या और अंडर द आर्मी एक्ट कैन सिविलियंस बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट। अच्छा अच्छा तारीख में सिविलियंस हैव बीन ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान में भी और इमरान इंडिया खान में साहब के भी यस दौर में। यस ज़ियाउल हक के ज़माने में इन अदर टाइम्स सिविलियंस हैव बीन ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट एंड बीन कोर्ट मार्शल्ड एंड देन कुछ किसी को रिप्रीव मिल गई किसी को पार्डन मिल गया कभी सज़ा भी होगी। अच्छा मगर ये इशू अब खड़ा हो गया है अच्छा और इस माहौल पहले जो माहौल था इट वाज अगेंस्ट ट्रायल ऑफ सिविलियंस और मिलिट्री कोर्ट्स क्योंकि थोड़ी सी जजेस थोड़े से ऐसे हो रहे थे अब वो ज़्यादा नहीं हो सकते ऐसे तो इसलिए अब देखना ये है कि ये बेंच जो है ये क्या फ़ैसला करता है। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस पर मेरा अपना ख्याल है कि बहुत प्रेशर है कि ये सिविलियंस कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होनी चाहिए इफ़ दे वायलेट द आर्मी एक्ट। ठीक अब वो आर्मी एक्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक और टेररिज्म जो है उसको भी बड़ा स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है। देखिए एक होती है सेडिशन एक होता है ट्रीजन जी गद्दारी और बगावत। हाँ तो दोनों में फ़र्क बनाया हुआ है और वो कहते हैं कि बगावत जो है दैट कैन बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट। अच्छा क्योंकि बगावत जो है इट्स विद आर्म्स इट्स विद it's much more than a thinking process. Okay. And जो sedition है that can be by words, deeds, not deeds but by words, by political ideology and so on. Okay. तो अब देखना ये है कि यहाँ किस किस्म का फैसला आता है। मेरी अपना ख्याल है कि they will say कि civilians can be tried in a military court अगर वो A, B, C, D किस्म की crime commit करें। अच्छा। और अगर D, E, F किस्म की crime हो तो वो शायद दे कैन नॉट बी ट्राइड मगर डिटर्मिन करना पड़ेगा कि ए बी सी डी है या डी ई एफ है तो वो फिर आई थिंक द कोर्ट माइट से कि वी विल डिसाइड कि ये केस जो है इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए या ये सिविलियंस को होना चाहिए या नहीं। अच्छा और आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी इशू एंड प्रेशर बहुत होगा कि to say that yes civilians can be tried in a military court मगर आई थिंक जो सेविंग क्लॉज निकलेगी ना इसमें से वो ये निकलेगी कि ठीक है आप ट्राई कर लें और ट्रायल के बाद जो सेंटेंसेस होगी वो हमारे पास आएगी। अच्छा अपील हमारे पास आएगी आप कर लें पहली अपील भी मिलिट्री के अंदर होगी फिर उसके बाद जो अपील है वो हमारे पास आएगी फाइनल। हाँ बिकॉज पहले ये होता था कि कोर्ट मार्शल की अपील वहीं कोर्ट मार्शल की जो बेंच होता है उसके ऊपर एक और करके वहीं कर देते थे ख़त्म। समरी ट्रायल्स होती है ना कोर्ट मार्शल। जी समरी ट्रायल। हाँ तो ये अदालतों में तो समरी ट्रायल नहीं होती ड्यू प्रोसेस होता है। तो अब मेरा ख्याल है दिल फाइंड अ वे जिसमें ट्रायल्स भी होंगी
और उसकी जो फाइनल जजमेंट कॉल है वो फिर अदालतें अपने पास रखेंगी। अच्छा, ये हो सकता है कि वो कहे सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट में नहीं हो सकती, इस किस्म की बात हो सकती है। एंड और उसमें वो डिफाइन भी शायद कर दें। सो दैट्स अभी, बट आई डोंट नो हाउ दे विल डील विद इट। बट ये मैं आपको कह दूं, देयर इज एनॉर्मस प्रेशर एंड पार्ट ऑफ द प्रेशर नाउ, उस वक्त तो टेररिज्म का प्रेशर था, अब जो प्रेशर है इज टू सेंड अ मैसेज टू पीटीआई। इसीलिए वो लोग अभी तक लेके बैठे हुए हैं, वो जो न्यायी साहब का बेटा है एंड अदर्स, जी जी, और अभी भी धमकियां आ रही हैं कि अगर आपने ये किया वो किया तो हम ये करेंगे वो करेंगे। असल में ये इस लिहाज से भी अहम है कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो आप भी इस पर बात कर रहे थे और बिलावल मौलाना फजलुर रहमान भी, कि उसका हिस्सा ये मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी तरमीम होंगी, लेकिन वो नहीं हुई। अब इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हुई है कि रोका जाए मिलिट्री कोर्ट की तहवील में देने से, और ये अलीमा खान साहिबा भी खदशे का इजहार कर चुकी हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री तहवील में दिया जा सकता है ट्रायल के लिए। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी एक अहम फैसला होगा कि इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगा। और बिल्कुल करेगा। तो उसकी वजह यह है ना कि अभी खबरें जो आ रही हैं ना कि फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब की कन्विक्शन या ट्रायल जो है वो ख़त्म हो गई है, अब कन्विक्शन आने वाली है, अनाउंसमेंट होने वाली है। जी। अब वो खुफिया हुआ है। पहले ये हमें कहा गया था, जो सोर्सेज थी वो ये कह रही थी कि इमरान खान को और फैज़ हमीद को इकट्ठा ट्राई करना है, बिकॉज ऑफ कंस्पिरेसी थी ना। जी। अब वो हो सकता है कि उन्होंने फैसला किया हो कि पहले फैज़ हमीद साहब को कर दिया जाए कुछ, अच्छा, और ताकि एक मैसेज बड़ी स्ट्रॉन्ग चली जाए, और उसके बाद फिर खान के ऊपर तलवार रखे कि तुम बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो तुम्हें भी यहाँ ले आएंगे एंड वील सेंटेंस यू। अच्छा, तो आई थिंक इस किस्म की कुछ चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स, बट लेट्स वेट एंड सी। दो चीज़ों को इंतज़ार करें। आई डोंट वांट टू मेक एनी प्रेडिक्शंस, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस मैटर, इसमें अदालतें आर इन्वॉल्व एंड वन शुड नेवर मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट द जजेस आर गोइंग टू से, और इंडीड इवन व्हाट अ कोर्ट मार्शल इज गोइंग टू डू। So, but I think you will see a judgment on the Faiz case. Okay. And I think you will see कि the sword of Damocles वो खान साहब के सर के ऊपर टंग लटकी रहेगी, खतरे की तलवार। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे इन लाइन विद योर प्रेडिक्शन काइंड ऑफ, के पहले फैज़ हमीद साहब को सज़ा होगी, और वो भी एक इशारा ही होगा बानी पीटीआई के लिए। तो अब आपके ख्याल में ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक उन्होंने ऐलान किया, इसमें तो उनके अपने लीडर्स डगमगा गए हैं कि ये तो उन्होंने बगैर सोचे समझे। सिविल डिसोबीडियंस कामयाब नहीं हुई हमारे इलाकों में जी। याद है आपको कि जब बांग्लादेश का इशू चल रहा था जी, तो 1970 में शेख मुजीब ने जी बांग्लादेश के अंदर भी सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी थी, और वो बहुत सक्सेसफुल थी, और उसकी कॉल की वजह से फिर आर्मी एक्शन प्रपोज किया गया, बिकॉज सारा बांग्लादेश रुक गया था, एंड इट वाज सीन एज अ साइन ऑफ बगावत। तो अब बात यह कि मगर यहाँ it has never been successful in the West, और even in Europe civil disobedience जो है वो ये एक इंडिया की ट्रेडिशन थी, प्री पार्टीशन इंडिया के अंदर महात्मा गांधी साहब ने ये की थी, बिल्कुल, और वो भी एक आध दफ़ा की थी, और धमकी होती थी, मगर वो ज़्यादातर वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते थे जब उन्हें एहसास होता था कि सिविल डिसोबीडियंस चलेगी नहीं। अच्छा, एक दफ़ा बस उन्होंने बड़ी सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी थी, जो सक्सेसफुल हुई थी, बट उसके बाद नहीं दी। सो आई थिंक खान साहब की जो सिविल डिसोबीडियंस की कॉल है दैट विल नॉट वर्क, एंड इसीलिए परेशानी है कि अब क्या किया जाए, कौन सा कार्ड खेला जाए। कोई कहता है हंगर स्ट्राइक, कोई कहता है अब सिविल डिसोबीडियंस एंड सो ऑन। मेरा नहीं ख्याल, एंड आई थिंक इसलिए थोड़ी सी डेस्परेशन हुई है, फ़िक्रमंद हैं लोग कि अब ये ना हो कि कोर्ट मार्शल की तरफ ले जाया जाए, और इसीलिए फ़िक्र है कि अगर जनरल फैज़ हमीद कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसके साथ लिंक एस्टैब्लिश हो जाती है बिटवीन व्हाट ही वाज डूइंग एंड व्हाट खान साहब वाज इंस्ट्रक्टिंग, तो फिर दे कुड बी प्रॉब्लम्स। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में ऐसे नहीं समझ आया नवंबर फाइनल कॉल के बाद कि बैकफुट पे कौन गया, क्या बैकफुट पे हुकूमत है या बैकफुट पे इमरान खान साहब हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से भी वही रवैया है, उनके ट्वीट्स बदस्तूर बहुत एग्रेसिव हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं फर्द जुर्म भी आयद हो रही है, और ये इस तरह से कोर्ट मार्शल की भी इतलात आ रही हैं सामने। तो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान सीन तो उसी तरह कौन है, और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाँ, पीछे तो हटने को तैयार तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर दो चीज़ें हुई हैं ना जिससे आप देख लीजिए कि रुख क्या आगे। एक तो ये कि ये 26 वाला या 24 वाला धरना जो है वो फेल हो गया है, अब नया धरना नहीं हो सकता, लॉन्ग मार्च ऐसे नहीं हो सकती, बहुत लोग मायूस हैं, बददिल हो चुके हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। सो एक तो खान साहब वो फेल हो गए हैं,
अच्छा। वो उस वक्त उनका कोशिश यही थी कि इसको इस्लामाबाद डी चौक तक पहुँचाया जाए और वहाँ जाके 50,000 बंदा बैठ जाए और गवर्नमेंट जो है वो डेड लॉक हो जाए, तो फिर कुछ ना कुछ हरकत में होगा कुछ। वो तो हुआ नहीं। सो ऑन दैट राउंड गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड और द एस्टैब्लिशमेंट हैज सक्सीडेड। दूसरा राउंड ये है कि ये खान साहब के पास अब कौन से कार्ड्स रह गए हैं, कोई कार्ड नहीं रह गए, इसलिए उन्होंने एक तरफ तो ये एक कमेटी भी बना दी है टू टॉक टू द स्टेक होल्डर्स। अब मैंने कल इस पर तबसरा किया था, नॉट टू द इस्टेब्लिशमेंट, नॉट टू द गवर्नमेंट, बट टू स्टेक होल्डर्स। तो थोड़ा ओपन छोड़ दिया ना। और उसके अंदर आप देखिए लोग कौन से हैं, कोई भी हार्ड लाइनर नहीं है। कौन है उसके अंदर? सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, और बैरिस्टर गौहर नहीं है, हामिद रजा साहब हैं, सारे जो हैं उमर अयूब हेड कर रहे हैं। हाँ, तो देर ऑल सॉफ्टीज, देर ऑल, उनमें से कोई भी फायर ब्रांड नहीं है। गंडापुर साहब तो बड़े अपॉर्चुनिस्ट किस्म के फायर ब्रांड है ना, जैसे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब हमारे पास बैठे होते हैं तो ऐसे करके बैठे होते हैं, और जब वहाँ तो गरज रहे होते हैं तो ऐसे करके गरज रहे हैं। कभी शहद होते हैं और कभी तो गंडापुर साहब तो ही हैज़ टू प्ले दैट। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि टीम भी ऐसी बनाई है जो कि नाराज़ नहीं करेगी गवर्नमेंट को। दे विल बी वेरी पोलाइट इन देयर डिस्कशंस एंड लीगल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लड़ाई झगड़े का इम्कान नहीं है, गुस्सा और इमोशनलिज्म का इम्कान नहीं है। और फिर स्टेक होल्डर्स कर दिया कि जड़ा भी गल करना तैयार है, ठीक है ना। ये तो होता है कि गवर्नमेंट से करनी है, वो पहले कहते रहे गवर्नमेंट से नहीं करनी, फिर कहते रहे एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, दोज इन पावर। अब वो एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती। वहाँ से आ गया है ISPR का कि हम किसी के साथ बात, हमारा जॉब ही नहीं है बातें करना। हाँ, वो तो क्लियर है। और उन्होंने कह दिया कि ऐसे नहीं है कि वी आर नॉट रेडी फॉर एनी टॉक्स, हम करते ही नहीं है। आपने करनी है, गवर्नमेंट आया है जिसके साथ आप करें, हमारा क्या ताल्लुक है। तो मेरा ख्याल है खान साहब इज नॉट सीकिंग एन ओपनिंग, तो ही इज ऑन द बैक फुट। ये धरना का ये जो था ये कामयाब हो जाता, ही वुड बीन ऑन द फ्रंट फुट, बट नाउ इज ऑन द बैक फुट। और ये जो बाकी चीज़ें आप देखिए ना, उनके जो डिमांड्स हैं, अब क्या डिमांड है? 2-3 डिमांड्स दी उन्होंने, एक रिलीज कर दें, कमीशन बना दें। हाँ जी, और एक जुडिशल कमीशन बना दें। आफ्टर सेइंग कि जी फाइनल 26th अमेंडमेंट वापस करो, फलाना करो, मेरी गवर्नमेंट को बंद दो, जो चोरी किया ये सारा फारग हो गया वो। सो ही इज़ नॉट रेडी टू। इसीलिए मैंने आपसे प्रेडिक्शन की हुई है कि आप चलने दें इस सारी चीज़ को। तो किसी न किसी स्टेज पे कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाएगी खान साहब को। अच्छा, लेकिन आपने बावजूद इसके कि इस हुकूमत के लिए अच्छी खबर ही दी है कि अभी सिस्टम को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि शेरवानियाँ नई सिलवाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर फवाद चौधरी साहब तक, शेख रशीद साहब तक, फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी कौमी हुकूमत के फार्मूले, और अब ऐसा वक्त है कि मौका मिलना चाहिए बाकी लोगों को भी, और ये बदलने चाहिए निज़ाम और चेहरे। इवन कि मौलाना फजलुर रहमान की अपनी पार्टी के लोग भी इन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या खिचड़ी है या हालात को ऐसा क्या हुआ है कि बदलने चाहिए निज़ाम भी और चेहरे भी? नहीं, देखिए इशू तो वही है ना कि इमरान खान को कैसे गेम के अंदर वापस लाया जाए। अच्छा। और वो गेम जो है जो कि है वो प्लूरलिस्टिक गेम है, लिबरल गेम है, जमहूरी गेम है। खान साहब तो जमहूरियत के अंदर यकीन ही नहीं रखते, वो तो कहते हैं 1 पार्टी रूल होना चाहिए, सबको निकालो मुझे ला के। तो अब ये जो नेशनल गवर्नमेंट का आइडिया है ये इस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये उनको लाने के लिए, ये उनको लाने के लिए किसी तरीके के साथ गेम में ये इसलिए ये चीज़ें की जा रही है। तो नेशनल गवर्नमेंट के अंदर भी नून लीग भी हो सकती है ना, पीपल्स पार्टी भी होगी, मौलाना भी आ जाएंगे, इमरान खान के लोग भी 4 आ जाएंगे। और उस नेशनल गवर्नमेंट का मकसद ये होगा कि इलेक्शन कराएं, ठीक। मगर ये अभी इलेक्शन के लिए तो कोई तैयारी नहीं है ना। एस्टैब्लिशमेंट से नथिंग डूइंग। अभी हम स्टेबलाइज करेंगे, इकोनॉमी को वापस लेके आएंगे, डिफॉल्ट खत्म होगी, लोन वापस होंगे, सिलसिला चलेगा, तो फिर देखा जाएगा आगे क्या है। तो इसीलिए एक्सटेंशन भी मिल गई हैं ताकि अगले 4 साल आराम से गुजरे। अब इस वक्त सिर्फ इशू ये है कि खान साहब को कैसे ठंडा करके रियलिस्टिक करवाया जाए और उनके फ़ायदे की भी बात हो, पाकिस्तान के फ़ायदे की भी बात हो। इसीलिए वो कहते हैं हर बात ठीक है, मगर ये इसको नहीं हमने डिरेल होने देना, जो हमने इस वक्त जो सिस्टम बनाया है और जिन लोगों को बिठाया है। वो और बात है कि बिलावल की अपनी एम्बिशन है, जरदारी साहब की भी एम्बिशन है, मौलाना की भी अपनी, वो इनके आपस के अंदर एम्बिशंस चलती रहती हैं। सवाल ये है कि व्हाट डज द एस्टैब्लिशमेंट वांट, एंड आई डोंट थिंक दे वांट टू चेंज द फेसेस इन दिस गवर्नमेंट। कुछ नए लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट यही रहेगी। ओके, ठीक है। चले बाकी सारी बातें अपनी जगह पर, वे फॉरवर्ड ये जो भी बातें हो रही हैं वो वे फॉरवर्ड
बेशक फवाद चौधरी साहब भी ये कहें कि सबका मुश्तरका वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा मुश्तरका कौन होगा? अभी मौजूदा निज़ाम भी कौमी हुकूमत की ही तर्ज का है, इसमें PTI नहीं है सिर्फ, और भी सियासी मामलात। एक ब्रेक के बाद शो में साथ देने का शुक्रिया। आलमी मंजरनामा भी दिलचस्पी का हामिल है। अगर हम शाम के हालात देखें वो अपनी जगह पर बहुत अहम है, और सेठी साहब से आने वाले प्रोग्राम्स में उस पर भी तबसरा जानेंगे। भारत जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी आप उधर मुदाखलत ना करें, शाम के हालात को एक करवट बैठने दें, उसके बाद इस पर कोई बात की जा सकती है। तो हम चलेंगे बांग्लादेश की तरफ सेठ साहब, क्योंकि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अब बांग्लादेश अहम हो चुका है, चाहे एक दहाई तक नहीं था या भारत के साथ बहुत उनकी गाड़ी चलती थी ड्यू टू हसीना वाजिद। लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद की बेदखली के साथ ही इतनी मुखालिफत के कोर्ट में दरख्वास्त चली जाती है बांग्लादेश के कि इंडियन चैनल्स भी ना दिखाए जाएं? क्या मसला हुआ? देखिए, इंडिया शुरू में जब आज़ादी हुई बांग्लादेश की तो बड़ा बांग्लादेश वॉज वेरी प्रो इंडिया का बड़ा असर रसूख भी था वहाँ। तो ये 3-4 साल ऐसे ही चला, मगर पानी के मसले के ऊपर टेंशन्स क्रिएट हो गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश के जो दरिया आते थे इंडिया के से बांग्लादेश के अंदर, वहाँ उन्होंने ऊपर डैम्स बनाने शुरू कर दिए एंड सो ऑन। तो उसके ऊपर टेंशन शुरू हो गई थी। पानी के ऊपर हमेशा टेंशन होती है, अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन, हमारे यहाँ और इंडिया का भी यही मसला। तो इंडिया तंग करता था। तो अब शेख मुजीब के ज़माने में ये हुआ, शुरू हो गया थी गड़बड़, और शेख ने भी पोजीशन लेनी शुरू कर दी थी। फिर शेख असैसिनेट हो गया, तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस जो हैं वो ख़राब नहीं हुए मगर बेहतर भी नहीं हुए, तो रुक गए किस्म के। फिर खालिदा ज़िया जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो शी वाज इंक्लाइंड टू बी प्रो पाकिस्तान, और वो ज़माना है जबकि हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम भी लग रहे थे कि बांग्लादेश से के बॉर्डर से कुछ लोग क्रॉस ओवर कर रहे थे जिनका तल्लुक़ मुंबई के जो गैंग्स थे, जिसमें दाऊद इब्राहिम साहब का भी नाम आता था। तो मतलब है कि ये इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए कि ये कि ये रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। तो तल्लुकात पाकिस्तान तो इंडिया के हमेशा ही ख़राब थे, मगर खालिदा ज़िया के ज़माने में भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, बिकॉज वी वर सपोर्टिंग हर, बिकॉज शी वाज सपोर्टिंग हेल्पिंग अस। मगर जब उनकी फारग किया उनको, तो हसीना आ गई, तो हसीना वाज वेरी प्रो इंडिया लाइक हर फादर ओरिजिनली। तो इसलिए एंड वाइल शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो बहुत करीब हो गए थे। इसीलिए जब वो एग्ज़ाइल में भी गई है तो सबसे पहले इंडिया गई है। और तो मगर वहाँ भी एक नई जनरेशन आ रही है ना, ये जो नई जनरेशन आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, इसने वहाँ भी जो माहौल है ना वो तब्दील कर दिया। और इंडिया का जो सिचुएशन है कि सारे नेबरहुड के अंदर इंडिया के तल्लुकात एक एक करके सबके साथ ख़राब होने शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया बिग ब्रदर बनना चाहता है ना। आजकल के ज़माने में बिग ब्रदर कोई नहीं मानता किसी को। अब छोटे से भी हों गए, जब हम हैं तो क्या हम तो अपने घर में बैठे हैं, आप कौन होते हैं आगे धमकियाँ देने वाले। नेपाल के साथ इंडिया के तल्लुकात ख़राब, बांग्लादेश के साथ ख़राब, श्रीलंका के साथ ख़राब, चाइना के साथ खैर, और पाकिस्तान तो पुरानी बात। तो अब बात यह है कि बांग्लादेश के साथ भी ख़राबी हो गए, डोमिनेटिंग हेजेमोनिक एटीट्यूड ऑफ इंडिया, और बीजेपी के ज़माने में तो और भी ज़्यादा। बट डोंट फॉरगेट, बांग्लादेश की 10% ऑफ द बांग्लादेश पॉपुलेशन इज़ हिंदू। तो इंडिया फील्स कि दे हैव अ राइट टू intervene in some level or the other. But for the same reason, अब वो minority है with a government that is anti-India and pro-Pakistan, तो वो ज़ाहिर है वो Hindus feel the pressure। तो इसकी वजह से अब जो लेटेस्ट जो पोजीशन हुई है वो यही हुई है कि पहले तो उनको गुस्सा था कि हसीना चलेगी इंडिया, और दूसरी चीज़ ये कि अब ये एक स्वामी है या मोहन समझें आप, हिंदू, उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो गड़बड़ कर रहे थे। और तो इन रिटर्न अगरतला का जो शहर है जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, वहाँ जो बांग्लादेश की जो कॉन्सुलेट है उसके ऊपर अटैक किए लोगों ने, और बांग्लादेश समझता कि इंडियंस ने प्रोवोक किया, उकसाया कि करो। वो बड़े नाराज़ हो गए, इसलिए फिर वहाँ भी अब स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई हैं हिंदुओं के ख़िलाफ़। तो एक किस्म का कम्युनल एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया है, एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू। ज़ाहिर है पाकिस्तान इज़ डिलाइटेड कि फाइनली आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ये वही बांग्लादेश है जो हसीना के ज़माने में बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने कि आप
लिव एंड लेट लिव, फॉरगेट अबाउट द पास्ट। वो इंसिस्ट करते थे कि आके पब्लिकली अपोलोजाइज करें। जी। जनरल मुशर्रफ भी गए थे, मगर उन्होंने कहा मैं आई एम सॉरी, मगर पब्लिक अपॉलॉजी देना जो है ना, इट्स नॉट राइट, छोड़ देना अब इस चीज़ को। हम प्राइवेटली तो मान रहे हैं, और वैसे भी जिस हद तक हम कर सकते हैं हमने कर लिया है, बट आई कांट। तो वो डटे हुए थे। तो आई थिंक अब तलक़ात बेहतर होने शुरू हुए, एंड इंडिया ऑब्वियसली इज़ वेरी अपसेट, एंड तो वो इंडिया विल ट्राई एंड क्रिएट ट्रबल, जैसे उन्होंने पाकिस्तान में ट्रबल क्रिएट की हुई है। तो उधर भी वो करेंगे, अब डिस्टेबलाइज करेंगे। इट्स अ बिग कंट्री, इट कैन। तो इसकी वजह से ये टेंशन शुरू हो गई है। तो इंडिया का डॉक्टर यूनुस पर एतराज़ क्यों? उन्हें क्यों रजीम चेंज की प्रोडक्ट कह रहे हैं वो? ही इज़ रनिंग अ गवर्नमेंट दैट इज़ नॉट प्रो इंडिया। तो इंडिया को तो एतराज़ होगा ना। उन्होंने तो कोई ना कोई तो लेग लेना है ना, कोई इशू तो बनाना है ना, कि जी आपने हमारी प्रो गवर्नमेंट जो थी, प्रो इंडिया गवर्नमेंट, उसको निकाल दिया है, और आपने एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट ले आए हैं, तो उसकी लेजिटिमेसी को तो चैलेंज करेंगे ना। दैट्स एक्सपेक्टेड। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है? पाकिस्तान तो बड़ा खुश है। पाकिस्तान तो लपक के पहुंच गया वहाँ बांग्लादेश में, और अपने तलक़ात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तजारतें शुरू हो रही हैं, चीनी एक्सपोर्ट की, बड़ा कुछ किया जा रहा है, मीठा किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, होने का जी मौका मिल गया है। तो अच्छी बात है। चलें, अपॉर्चुनिटी है इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान कैच करवा सके और भारत उसमें हड्डी बनने की कोशिश ना करे। बहरहाल वहाँ पर हो रही हैं गिरफ्तारियाँ और एहतजाज भी चल रहे हैं। बांग्लादेश में ये जो तब्दीली की लहर है, ये कितनी है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। और अब शामिल करेंगे प्रोग्राम में आपके सवाल, और सबसे पहले आसिफ खान ओकाड़ा से। जिस तरह से बुशरा बीबी ने पंजाब को कंट्रोल किया हुआ था 4 साल के लिए, उस्मान बुज़दार के ज़रिए करप्शन जिस तरह से हो रही थी, क्या ये KPK में भी बुशरा बीबी एक्टिव हो सकती हैं, या इन चीज़ के इम्कानात हैं कि वो वहाँ पे इस तरह से हुकूमत बना के दोबारा वही काम शुरू करें जो उन्होंने 4 साल पंजाब में किया और पंजाब का बेड़ा गर्क हुआ, जिसकी वजह से? इसके इम्कानात हैं, आप बता सकते हैं कोई? देखिए, वहाँ तो गंडापुर साहब बैठे हैं ना, तो गवर्नमेंट तो उन्हीं की है। तो गंडापुर साहब को भी तो इमरान खान ने नॉमिनेट किया है। तो मेरा नहीं ख्याल बुशरा बीबी वहाँ वो कर सकेगी जो उन्होंने पंजाब में किया है। गंडापुर साहब जो वहाँ होगा वो गंडापुर साहब ही करेंगे, वो आपको बांट नहीं होनी। आई थिंक गंडापुर विल नॉट लेट बुशरा बीबी रन द KP प्रोविंस। ठीक है, ये है मुख्तसर जवाब। और अब शहरियार सखर से क्या वजह है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है वो बहुत बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर? किसी भी न्यूज़ चैनल की आप हेडलाइन देख लें, उसके अंदर इमरान खान और PTI का जो है नैरेटिव जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। एक एक चीज़ इमरान खान जो है वो जेल से कंट्रोल कर रहा है। इससे पहले हमने ऐसा शायद नहीं देखा कि जिस तरीके से भुट्टो साहब को अदालत के जरिए कत्ल किया गया, नवाज शरीफ को निकाला गया, बेनज़ीर को जिस तरीके से मारा गया। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख के अंदर हुई। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि मुसलसल 3 साल से इमरान खान चल रहा है। लोग तंग आ चुके हैं। ये जो नेशनल मीडिया के अंदर है, सोशल मीडिया के अंदर है, इतनी पोलराइजेशन। क्या एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर या हुकूमत ने ये विंडो खोली हुई है, या फिर ये स्पेस दिया हुआ है इमरान खान को कि वो जेल से जो है वो सारी चीजें कंट्रोल करे? वो उसके ट्वीट भी होते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उसकी क्या वजह है? यानी कहाँ कमी है जहाँ पर इमरान खान की सियासत आज भी जिंदा है? एस्टेब्लिशमेंट पहले से ज्यादा ताकतवर है शायद, लेकिन वो इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर सकते। या फिर इनकी नाकामी है, या फिर ये जानबूझकर इन्होंने एक विंडो खोली हुई ताकि लोग इमरान खान से उकता जाएं, तंग आ जाएं। नहीं, ये आखिरी वाली बात तो बिल्कुल नहीं है कि जी लोग विंडो खोली हुई है ताकि लोग इमरान खान से तंग आ जाएं। मगर पहली 2 बातों में कुछ वज़न है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट इमरान खान। प्रोजेक्ट इमरान खान कोई 2010-11 में शुरू हुआ। इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल था। उनका ये प्रोजेक्ट था कि अब बहुत हो गया है, नवाज़ बेनज़ीर इनको फ़ारग किया जाए और एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जो उसके बिल्कुल बरखुरदार हो, जिसको सियासत आती हो और वो हर बात हमारी माने और उसके ज़रिए हम चलाएं। और वो एक नया कैंडिडेट होना चाहिए जो उसके थोड़े बहुत लोग हीरो वर्शिप भी करते हों। तो ये चुन के एक प्रोजेक्ट इमरान खान बना शुरू में। और
और कोशिश की गई कि उसकी पार्टी जो है वो जल्दी से ऑर्गेनाइज हो जाए। आपको याद होगा लाहौर में लॉन्च किया था ये प्रोजेक्ट, और पहले ये कोशिश की गई कि इनको मुशर्रफ के साथ मिला दिया जाए और उनको कहा जाए एक ही पार्टी बना लें आप। मगर इमरान खान वाज नॉट रेडी टू वर्क अंडर मुशर्रफ और मुशर्रफ वाज नॉट रेडी टू वर्क अंडर इमरान। सो ये प्रोजेक्ट पहला मरहला जो था वो कामयाब नहीं हुआ। फिर इन्होंने इमरान को कहा अपनी पार्टी जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करो, इलेक्शंस करवाओ और जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करो, और 2013 के इलेक्शन आ रहे हैं, तुमने जीतने हो। मगर खान साहब नहीं कर पाए। आपको याद होगा इनकी इलेक्शन कमीशन के अंदर भी फूट पड़ गई थी और इलेक्शन भी इन्होंने गलत करवाए, जिसकी वजह से वो चैलेंज हो गए। और इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक जज साहब थे, वो दोनों ही उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी गड़बड़ हो रही है यहाँ, तो ठीक नहीं हुआ। तो वो अपनी पार्टी भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। विद द रिज़ल्ट जब इलेक्शन सर पे चढ़ गई 2013 की, तो वो कोई ख़ास कामयाब नहीं हो सके उसमें। उसमें वही पीपल्स पार्टी और नून लीग जो थे वो फ्रंट रनर्स थे। तो उसके बाद एक साल गुजर गया, तो इन्होंने कहा कि अब तैयारी करो, अब नवाज शरीफ को हमने निकालना है और इमरान खान को अब फुल सपोर्ट करके लेके आना है अब। और इसीलिए वो प्रोजेक्ट इमरान खान को फिर जैसे कहते हैं टीका लगाया, और वो प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू हुआ कि जी 2013 की इलेक्शन जो थी वो रिग्ड थी। शुरू ही बात 4 सीटों से पहुंच गई 35 पंचर पे, और उसके बाद खान साहब ने धरने शुरू कर दिए और वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ वो इस्लामाबाद पहुंच गए। और फिर आपको पता ही है उन्होंने पूरी कोशिश की 2 साल फ्रॉम द 2014 टू 2016, जिसमें रहील शरीफ साहब का ज़माना था। एक चीफ़ गया था, दूसरा चीफ़ आया था, तसलसल चल रहा था, मगर ना रहील शरीफ कामयाब हो सके, ना इमरान खान कामयाब हो सका। यहाँ तक कि इन्हें मौलाना ताहिरुल कादरी को भी इंपोर्ट कर लिया था कनाडा से, और लॉन्ग मार्चेस भी किए, मगर फिर भी गवर्नमेंट तकड़ी रही, गवर्नमेंट नहीं गिरी। और एक स्टेज ऐसी भी आई कि नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप घर चले जाएं रिज़ाइन करके, नहीं तो मार्शल लॉ लग जाएगा। और नवाज शरीफ साहब ने कहा लगाना तो लगा दो, मैं नहीं जा रहा कहीं। तो फिर जाना पड़ गया रहील शरीफ साहब को घर। तो वो जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट उसके बाद भी चलता रहा, और उसमें फिर उन्होंने अदालतों का सहारा लिया, और आपको पता ही है कौन से चीफ जस्टिस ने इनका साथ दिया, और उन्होंने फाइनली नवाज शरीफ साहब को 2017 में छुट्टी करा दी। और 2018 के इलेक्शन की पूरी तैयारी की हुई थी कि अब हमने इमरान को लेके आना है। और आपने देखा कि 2018 में वो किस तरीके के साथ इमरान को लेके आए, और दे मेड श्योर कि ना नवाज शरीफ ना आसिफ ज़रदारी पार्टी वुड विन। और वो इलेक्शन में आपको याद है कि इमरान खान फिर भी हार रहा था, और RTF सिस्टम ब्रेक डाउन करके और उनको जिताया गया। तो ये इमरान प्रोजेक्ट जो है ये अब इसको चलते हुए 2010-11 से ये चल रहा है। तो आप सोचिए कि 13-14 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक पूरी नई जनरेशन आ गई है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक नया सोशल मीडिया का टूल जो है वो बन चुका है। और आपको पता है कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने किस तरीके के साथ, कितनी मेहनत के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए, बाजवा साहब थे एक जो कि ISPR के हेड थे, और उन्होंने हंड्रेड्स की तादाद में बच्चों को हायर किया हुआ था टू स्टार्ट द सोशल मीडिया ग्रुप्स एंड टू प्रमोट इमरान एंड टू अंडरमाइन द अदर 2 पार्टीज। तो ये बहुत बड़ा वसी प्रोजेक्ट था इस्टेब्लिशमेंट का, प्रोजेक्ट इमरान। अब उसको टर्न बैक करना, एक बटन के साथ वो टर्न बैक नहीं होता, बिकॉज आपने एक पूरा कल्ट बना लिया बाहर, एक पूरी जनरेशन जो है उसके जहन के अंदर एक कुछ बातें बैठा दी है। और सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि दे हैव टेकन होल्ड, अरे एक कल्ट बन चुका है। तो अब इसको जब अब वो उनके गले पड़ा हुआ है जो ही उन्होंने बनाया, और ये पहली बात नहीं है, ये लोग बनाते हैं फिर उनके गले पड़ जाते हैं, फिर बनाते हैं फिर गले पड़ जाते हैं, यही तारीख है हमारी। तो वो अब वही है, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन गया इनके लिए। तो इसको बटन दबाने के साथ ये नहीं होगा। उधर से जो दूसरी जो जमातें हैं उन्होंने भी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई, उनकी तरफ से भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई इनोवेटिव थिंकिंग, कोई बयानिया, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है। मतलब उनके जो लीडर्स हैं देर इन देयर 60s and 70s, बड़े डल फेडेड पुरानी बातें, उनको एहसास ही नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है आ रही है। अभी भी वही लगे हुए हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब लगे हुए थे पंजाब के अंदर, उनका ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट भी चल सकती है। यहाँ 2 करोड़ बच्चे ज़्यादा ऐड हो गए हैं इन इलेक्शन रोल्स, और उनके लिए ना ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई अहमियत है। वो तो टिकटॉक के ऊपर लगे हुए हैं और वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, वो अपनी दुनिया में रह रहे हैं। और उनको सिर्फ यही समझाया गया था कि ये दो सियासी जमातें हैं 30 साल से, ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है। तो अब वो आपका ख्याल है कि वो बटन दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा? नो।
तो इसलिए वक्त लगेगा और मेरा ख्याल है इतनी आसानी के साथ अभी भी नहीं ये टर्न बैक होगा। आपने देख ही लिया जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो तो बिल्कुल ही डोमेस्टिक से भी ज़्यादा आगे गए गुजरे हैं। दे आर वेरी वेरी आर्टिकुलेट एंड वेरी वोसिफरस। और बाय द वे ये इसमें से बहुत से वॉलंटरी लोग हैं who एक्चुअली बिलीव इन दिस एंड सो देयरफॉर कोई साजिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये गलतियां जो हैं दे हैव बीन पाइल्ड ऑन पाइल्ड एंड इसलिए अभी हम इस सूरत में आए हैं। और ये इसको किस तरीके से आगे जाके इसको रिवर्स करना है या कोई सोल्यूशन ढूंढनी है, दैट इज़ द चैलेंज एंड उसके ऊपर फिर बात हो सकती है। मैं तो ये समझता हूँ मुख्तसर अगर बात करनी हो कि ये ऐसे टर्न बैक नहीं होगा, ये कानून के साथ टर्न बैक नहीं होगा, ये रिप्रेशन के साथ ऑपरेशन के साथ जेलों के साथ टर्न बैक नहीं होगा। जब भी वक्त आएगा वोट डालने का तो जैसे आपने पूरी कोशिश की थी 2024 में इलेक्शन को टर्न करने की, आपने देखा आपने हर सारी पूरी कोशिश की फिर भी नहीं, आपको सब वोट जो है वो कहीं और ही चला गया। तो मेरा ख्याल है इट विल टेक टाइम एंड मेरा ख्याल है इसमें अकोमोडेशन करनी पड़ेगी खान साहब की भी, मगर वो खान साहब तैयार होंगे तो होगी, नहीं होंगे तो ये इस तरीके से ही चलेगा और खुदा ना ख्वास्ता कोई और ना हादसा हो जाए। इसलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिक्स शुड कम बैक। ये जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ, दिस इज़ डेंजरस फॉर खान साहब, फॉर PTI, फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। यानी इमरान खान साहब के लिए भी डेंजरस है। लेकिन एक हिस्सा जो शहरिया रहमान साहब के सवाल का है वो ये कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक एक चीज़ जेल से कंट्रोल हो। सेठ साहब ये कैसे? अच्छा, ये बात ये है जी कि मैं नहीं समझता कि जेल से कंट्रोल हो रही है। पहले शायद हो रही होगी, अब तो नहीं हो रही। मगर ये है कि अब तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी कंट्रोल नहीं हो रही। ये तो लोग बैठे हुए हैं बाहर, वही खुद पॉलिसीज बना के चला रहे हैं। यहाँ तक कि अब हमें ये कहा जा रहा है कि खुद PTI के जो लीडर्स हैं वो बड़े शर्मिंदा हैं कि जो बाहर बैठे हुए हैं PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो आर्मी चीफ को डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मत करो मत करो मत करो, हमारे लिए स्पेस छोड़ो, हमने बात करनी है, आगे रास्ते खोलने हैं। और वो लगे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं खोलने देंगे। वो ज़्यादा इनकलाबी हो गए हैं फ्रॉम दोज ऑन द ग्राउंड ओवर हियर। तो इस किस्म की सिचुएशन चल रही है, इट विल टेक टाइम। मैं ये समझता हूँ ये उस वक्त तक मामला जो है संभलेगा नहीं जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। अब बात यह है कि वो बाहर आए, किन टर्म्स के ऊपर बाहर आए, क्या आगे अंडरस्टैंडिंग हो, किस किस्म की इलेक्शन देनी है आपने, कब देनी है, इमरान खान को पावर मिलेगी नहीं मिलेगी, किन टर्म्स के ऊपर मिलेगी, क्या होगा। दीज आर द इश्यूज दैट यू हैव टू डिस्कस। बट वो कह रहे हैं कि ये अगर आप मुहावरा की इजाज़त दें और माइंड ना करें PTI वाले, तो दी जीनी इज़ आउट ऑफ द बॉटल। जीनी को बॉटल में नहीं डाला जा सकता, अब जीनी के साथ नेगोशिएशन ही करनी पड़ेगी। जिन बोतल से बाहर आ चुका है उसे वापस नहीं डाला जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब को जेल से कैसे बाहर लाया जा सकता है, इसका रास्ता कोई ना कोई निकालना। 10 दिसंबर को बानी PTI को अडयाला जेल से KP जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर भी समाअत होने जा रही है। क्या पता रास्ता कहाँ से निकले। बहरहाल सादत साहब सऊदी अरब से, सईद अब्बासी साहब शंघाई से और डॉक्टर ज़ेब साहब कराची से, आपके सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। आपके सवालों का शुक्रिया। मजीद सवालों के लिए नंबर है आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।